नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूँ सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, जैसा कि सभी को पता चल ही गया होगा कि आपके थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा का सिलेबस जारी हो चुका है। उसके पहले आपके रीट 2022 पात्रता परीक्षा माह जुलाई में आयोजित की जाएगी। तो रीट 2022 पात्रता परीक्षा और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर होगा, चाहे लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो, लेवल 1 में और लेवल 2 में यह मुख्य पेपर में भी आपके हिंदी व्याकरण और शिक्षण विद्या आएगी और लेवल 2 में भी हिंदी व्याकरण और शिक्षण विद्या आएगी। यहाँ पर देखिएगा, हम हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 23 यहाँ पर हल करने वाले हैं। यहाँ 100 टेस्टों की श्रृंखला आपके लिए चला रखी है साथियों। हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों की 100 टेस्टों की श्रृंखला है। फिर उसके बाद में साइकोलॉजी की भी पूरे 100 टेस्टों की श्रृंखला है। साथ में आपके टीचिंग मेथड की पूरे 100 टेस्टों की श्रृंखला है। राजस्थान जीके के 100 क्लासों की श्रृंखला है और जो मैथ्स का संपूर्ण निःशुल्क कोर्स है वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम यहाँ देखने वाले हैं। साथ ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में हिंदी सब्जेक्ट के लिए भी ये पेपर काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। एक एक प्रश्न को हम व्याख्यात्मक रूप से हल करने वाले हैं। साथियों, आपके पहला प्रश्न है इनमें से उस कथन का चयन कीजिए जो सत्य नहीं है। तो जो कथन आपको लग रहा है कि यार ये सत्य नहीं है, ये गलत है, उसका चयन आपको इस प्रश्न में करना है। कथन है पहला, अंतस और उष्म वर्णों की संख्या 8 होती है। संघर्षहीन व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है और क और च आदि वर्गों के अंतिम 3 वर्ण घोष होते हैं। तो साथियों, प्रश्न संख्या 1 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? सही आंसर इसका अगर हम देखें तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका जो 2 है, संघर्षहीन व्यंजन है जो है ये साथियों 4 नहीं होते हैं, बल्कि ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो आपका दूसरा विकल्प एक असत्य कथन है और यही आपका सही उत्तर होगा। बाकी का पहला, तीसरा और चौथा कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो दूसरा प्रश्न, सतत एवं व्यापक आकलन आवश्यक है। क्यों? क्योंकि शिक्षण के साथ परिणामों को सुधारने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए और यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकित, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सके। तो बताइए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है वो क्यों आवश्यक है? साथियों, शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, इन दोनों में से दूसरा विकल्प तो हट जाता है। तीसरा है अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए, ये भी गलत हो गया विकल्प। चौथा या पहला, तो साथियों इन दोनों की अगर हम तुलना कर ले, पहले और चौथे विकल्प की, तो आपके चौथा विकल्प ज़्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि सीसी के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि अधिगम कैसे हो रहा है, उसका अवलोकन कैसा करना है, किस प्रकार से बच्चों का अधिगम हो रहा है, इसका भी रिकॉर्ड करना है और आगे अधिगम को बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए सतत एवं व्यापक जो आकलन है ये आवश्यक है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न 2 में सही है। पहले पे ज़्यादा भारी बैठ रहा है चौथा, इसलिए चौथा यहाँ आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, तत्सम तद्भव की दृष्टि से असत्य कथन कौन सा है? छत्र का छाह, दुर्लभ का दुल्हा, पाषाण का पाहन और मशक का मच्छर। तो यहाँ देखिए, तत्सम तद्भव की दृष्टि से आपको असत्य कथन का चयन करना है। साथियों, पाषाण का पाहन ही होता है, मशक का मच्छर होता है, दुर्लभ तत्सम है, इसका दुल्हा तद्भव है, लेकिन छत्र का छाया होता है, न कि छाह है। ये गलत हो गया। तो पहला विकल्प जो है ये तत्सम तद्भव की दृष्टि से असत्य कथन है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो आपके चौथा प्रश्न, व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? पाठ्य पुस्तक विधि में, आगमन विधि में, निगमन विधि में और भाषा संसर्ग विधि में। तो देखो, व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से आगमन विधि में भी दी जाती है और निगमन विधि में भी दी जाती है, पाठ्य पुस्तक विधि में भी दी जाती है। लेकिन साथियों, जो भाषा संसर्ग विधि है इसमें स्वतंत्र रूप से व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जाती है, बल्कि भाषा के साथ ही व्याकरण पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अतः चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। आपके 5वां प्रश्न है साथियों, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं? चोरी, वैभव, बुराई, मित्रता, जीत, पशुत्व, वीरत्व, कवित्व, गुरुत्व, भक्ति, नौकरी और बहनापा। तो देखो, एक विकल्प ऐसा है जिसके सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा से किस में परिवर्तित हो रहे हैं? भाववाचक में परिवर्तित हो रहे हैं। साथियों, चोरी शब्द चोर से बना है,
बुराई शब्द बुरा से बना है, तो बुरा क्या है, एक विशेषण है, तो यहाँ ये गलत हो गया। पशुत्व शब्द पशु से बना है, मित्र शब्द मित्रता से बना है, और जीत शब्द जीतना से बना है, तो जीतना जातिवाचक नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। वीर शब्द जो है ये जातिवाचक नहीं है, ये भी गलत हो गया। भक्ति शब्द मतलब भक्ति शब्द तो भाववाचक है, लेकिन भक्त से ये बना है, जातिवाचक है। भक्त से भक्ति। नौकर से नौकरी बना है, नौकर जातिवाचक है। बहनापा बहन से बना है, बहन भी जातिवाचक है। अतः चौथा विकल्प आपका सही है, इसमें सभी शब्द जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। 5वें में चौथा विकल्प सही है, तो चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 6, छठा प्रश्न है साथियों, कौन सी शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा कक्ष में अधिगम सामग्री प्रदान की जाती है और निर्देशित किया जाता है कि वह इसे विचार से पढ़कर महत्वपूर्ण बिंदु निकाले, इसके पश्चात शिक्षक की सहायता से सारांश प्राप्त करे। तो ऐसी शिक्षण विधि में ऐसा कौन सी शिक्षण विधि में होता है? प्रयोजना विधि में, समस्या समाधान विधि में, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में, और अन्वेषण या खोज विधि में। छठे प्रश्न का उत्तर दीजिए साथियों। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि शिक्षक क्या कर रहा है, कक्ष में अधिगम सामग्री प्रदान कर रहा है, किसको? छात्रों को, ठीक है, और छात्रों को निर्देश दे रहा है कि इसे विचार से पढ़कर महत्वपूर्ण बिंदु निकाले। मतलब शिक्षक कुछ नहीं कर रहा है, शिक्षक सिर्फ यहाँ पर चीज़ों को मतलब एक तरह से हेल्प कर रहा है उनकी, बच्चों की, जो उनके काम आ सके, ठीक है, सीखने में। बाकी सारी चीज़ें बच्चे कर रहे हैं, तो ऐसा प्रयोजना, समस्या समाधान या अन्वेषण में नहीं होता है, क्योंकि इनमें तो अलग चीजें होती है। ऐसा पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में होता है साथियों, ठीक है। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। तो 7वां प्रश्न आपके 7वां प्रश्न है, इनमें से कौन से विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? गर्दन, जीभ, दांत और दोपहर, अमर, बेल, तोरई, ज्वार और चाय, इमली, चांदी, मणि और मुंह, इमली, पृथ्वी, वैशाख और रोमन। तो बताओ सारे के सारे शब्द आपको किस विकल्प में स्त्रीलिंग लग रहे हैं? 7वें प्रश्न का कौन सा उत्तर होगा साथियों? देखो गर्दन स्त्रीलिंग है, जीभ स्त्रीलिंग है, दांत पुल्लिंग है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखिए जो मुंह पुल्लिंग है, ये भी गलत हो गया। जो वैशाख पुल्लिंग है, ये भी गलत हो गया साथियों। तोरई, ज्वार, चाय और अमरबेल, ये सारे ही शब्द जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। 7वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां प्रश्न देखेंगे, श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है लेखन गति का विकास करना, वाचन गति का विकास करना, एकाग्र चित्तता का विकास करना और शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास करना। श्रुत लेख विधि में क्या होता है? अध्यापक बोलता है, छात्र सुनकर के उस चीज को लिखते हैं साथियों, तो इससे लेखन गति का भी विकास होता है, एकाग्र चित्तता का भी विकास होता है, छात्र शुद्ध व स्पष्ट लेखन करना सीखते हैं, लेकिन इसमें वाचन गति का कहीं से कहीं तक विकास नहीं होता है। अतः दूसरा विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो साथियों 9वां प्रश्न है, इनमें से जो विकल्प सही नहीं है उसका चुनाव कीजिए। पहला विकल्प है अभय खेत में काम करता होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। दूसरा विकल्प है लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, सामान्य भविष्यकाल। तीसरा विकल्प है यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती, हेतु मत भूतकाल। और अकबर ने पुस्तक पढ़ी, आसन्न भूतकाल। तो बताओ भाई अच्छी तरह से इस प्रश्न को अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि काल के प्रश्न आपसे हर बार पूछे जा रहे हैं साथियों। 9वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा आपको ये देखना है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, आपको देखना है विकल्प सही नहीं है। तो देखो पहला विकल्प देखते, अबे खेत में काम करता होगा मतलब संदेह है और वर्तमान की बात है, तो संदिग्ध वर्तमान सही है। लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी मतलब आने वाले समय में, तो भविष्य, और बिल्कुल यहाँ आज्ञा वगैरह नहीं दी जा रही है, न ही एक क्रिया दूसरे पर आश्रित है, तो ये सामान्य भविष्य का उदाहरण है। यदि युद्ध होता तो गोलियां नहीं चली मतलब ये भूतकाल में चला गया, तो ये हेतु मत भूतकाल, एक क्रिया दूसरे पर आश्रित है, अर्थात यह चौथा विकल्प आपके सही रहेगा। अकबर ने पुस्तक पढ़ ली है उसने, तो साथियों ये भूतकाल में तो है, लेकिन पढ़ी है तब आसन्न भूतकाल होता, और पढ़ी तो साथियों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। 9वें में चौथा विकल्प जो है आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है। चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की। तो 10वां प्रश्न,
द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है। सम्मेलन व गोष्ठियां, अनुवाद शिक्षण, प्राथमिक कक्षाएं और विदेशी भाषा शिक्षण। अनुवाद शिक्षण में भी किसी भाषा का अनुवाद दूसरी भाषा में किया जाता है। सम्मेलन और गोष्ठियों में भी आप द्विभाषा का प्रयोग कर सकते हो। विदेशी भाषा का शिक्षण करवा रहे हो तो उसका अनुवाद भी किया जाता है, तो ये भी द्विभाषी का क्षेत्र हो गया। लेकिन जो प्राथमिक कक्षाएं हैं ये द्विभाषी का क्षेत्र नहीं है साथियों। तीसरा विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आएंगे। तो 11वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11 है, समास की दृष्टि से सही विकल्प का चयन कीजिए। आसमुद्र, अविभाव समास, तुलसीकृत, कर्म तत्पुरुष समास, यशापयश, कर्मधारय समास, पीताम्बर, द्वंद्व समास। तो आपको ये देखना है कि सही विकल्प 11वें प्रश्न में सही विकल्प कौन सा है। पीले हैं अंबर जिसके पीताम्बर कहलाते हैं साथियों, लेकिन यहाँ पर ये इसमें बहुब्रीहि है न कि द्वंद्व। यश या अपयश, यश या अपयश ये द्वंद्व का उदाहरण है, ये गलत हो गया। तुलसी के द्वारा कृत, कर्म तत्पुरुष नहीं है, कर्ता ने कर्म को करण से, करण तत्पुरुष है इसमें, तो ये भी गलत हो गया। असमुद्र, बिल्कुल समुद्र तक, ये अविभाव समास का उदाहरण है। तो प्रथम विकल्प 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको दिया जाता है। रायबर्न को, फ्रोबेल को, हेनरी कोल्डवेल, कुक को और थॉमस एस रिस्क को। साथियों, खेल विधि का सबसे पहले प्रयोग यहाँ पर अगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा अपनी किंडरगार्टन विधि में किया गया था, लेकिन खेल विधि का जो आविष्कार है ये हेनरी कोल्डवेल कुक के द्वारा किया गया था। अतः खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय भी हेनरी कोल्डवेल कुक को ही जाता है। हेनरी कोल्डवेल कुक जनक है खेल विधि के। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 12 में सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। तो 13वां प्रश्न, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। परामर्श, पराक्रम, पराभव और परायण। तो बताओ भाई कौन से विकल्प में परा उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो अगर हम बात करें परा प्लस मर्श, परामर्श शब्द बनता है, परा प्लस क्रम पराक्रम बनता है, परा प्लस भव पराभव बनता है। लेकिन साथियों परायण में परा उपसर्ग नहीं है बल्कि पर उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। तो चौथा विकल्प परा उपसर्ग युक्त नहीं है, तो चौथा ही विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। तो 14वां प्रश्न, पठनारंभ में कौन सी क्रिया पहले करनी चाहिए। चित्र विश्लेषण, शब्द विश्लेषण, ध्वनि विश्लेषण, अर्थ विश्लेषण। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा। कौन सा विकल्प आपके सही है। पठनारंभ मतलब बच्चों को पढ़ाने में जब हम आरंभ करते हैं पढ़ाना, तो सबसे पहले कौन सी क्रिया करते हैं साथियों। चित्र विश्लेषण करते हैं। आपने देखा होगा छोटी कक्षा जो होती है कक्षा 1, उसमें सबसे पहले जो पाठ होते हैं वो चित्रों पर आधारित होते हैं साथियों। तो इस प्रकार आपके पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आएंगे। तो 15वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से निर्मित नहीं है। दरगाह, भिखारी, अन्याय और नशेबाज। साथियों नशे प्लस बाज से नशेबाज बनता है। भिखारी में भी प्रत्यय लगा हुआ है, दरगाह में भी गाह प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन साथियों यहाँ जो अन्याय शब्द है, ये अन्याय शब्द में अ प्लस न्याय से शब्द बना हुआ है अन्याय। तो अन्याय में न्याय यहाँ पर मूल शब्द है और अ उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है। अतः 15वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा। कौन सा विकल्प। तीसरा विकल्प। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। तो 16वां प्रश्न, निम्न में से हर्बर्टीय विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। इस विधि के प्रवर्तक हर्बर्ट है। इस विधि में 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है। यह विधि स्मृति स्तर से संबंधित है और यह विधि बोध स्तर से संबंधित है। पहली चीज तो है हर्बर्ट की पंचपदी है, तो 5 सोपान या 5 पद है। प्रवर्तक जे हर्बर्ट ही है और यहाँ पर तीसरा या चौथा इनमें से एक सही रहेगा मतलब आपके। तो 16वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है ये रहेगा साथियों प्रश्न विकल्प नंबर 4। यह विधि बोध स्तर से संबंधित नहीं है बल्कि ये स्मृति स्तर से संबंधित है। और आपको असत्य कथन देखना था, तो 16वें में चौथा विकल्प क्या है, एक असत्य कथन है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। 17वां प्रश्न देखेंगे। विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है। अवर का प्रवर, जीव का सजीव, उत्कृष्ट का निकृष्ट और उपकार का अपकार। साथियों उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट ही होता है, उपकार का विलोम अपकार होता है, अवर का प्रवर होता है, लेकिन सजीव का निर्जीव होता है, जीव का सजीव नहीं होता है। जीव और सजीव तो दोनों एक ही चीज है, विलोम कहाँ हुआ फिर। विलोम मतलब तो उल्टा होता है। तो दूसरा विकल्प जो है ये एक अशुद्ध युग्म है विलोम की दृष्टि से। 17वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 की। तो 18वां प्रश्न है,
शिक्षा के क्षेत्र में वाचन का तात्पर्य है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, देखकर अर्थ ग्रहण करना और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हम हटा देते हैं। वाचन का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है साथियों प्रश्न नंबर 18 में। तो 18वें प्रश्न में वाचन का अर्थ होता है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। किसी चीज को आप पढ़कर अर्थ ग्रहण कर रहे हो मतलब वाचन कर रहे हो। विकल्प एक आपके प्रश्न नंबर 18 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आएंगे। तो 19वां प्रश्न देखेंगे। एकल शब्द की दृष्टि से अशुद्ध है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, शस्त्र, अपनी ही हत्या करने वाला आत्महंता, वह जो कम बोलता है मितव्ययी, और वह जो सबको समान रूप से देखे समदर्शी। तो बताओ यहाँ पर आपको एकल शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अशुद्ध लग रहा है साथियों। देखो, अपनी ही हत्या करने वाला आत्महंता होता है और जो सबको समान रूप से देखे उसको समदर्शी कहते हैं। लेकिन फेंक कर चलाया जाने वाला जो हथियार होता है साथियों उसको अस्त्र कहा जाता है, और जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मितभाषी उसको कहा जाता है। मितव्ययी तो जो कम खर्च करता है उसको कहते हैं, और शस्त्र तो हाथ में रखकर चलाते हैं। अर्थात यहाँ पहला और जो तीसरा विकल्प है ये दोनों ही अशुद्ध है। तो पहला विकल्प भी सही है और तीसरा विकल्प भी सही है प्रश्न नंबर 19 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो 20वां प्रश्न है, निम्न में से किस विधि का प्रयोग अधिकतर कविता शिक्षण के दौरान किया जाता है? अनुध्वनि विधि, अक्षर बोध विधि, रसास्वादन विधि और कहानी विधि। पहली चीज तो है कविता शिक्षण किसके अंतर्गत आता है? पद्य शिक्षण के अंतर्गत आता है। तो पद्य शिक्षण में आप कहानी विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। कहानी विधि गद्य शिक्षण में प्रयोग में लाई जाती है। अनुध्वनि, अक्षर बोध या रसास्वादन, तीन विकल्प आपके पास बच रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 20 में जो सही उत्तर है वो है रसास्वादन विधि। इसका प्रयोग कविता शिक्षण के दौरान लगभग किया जाता है, क्योंकि कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? रसानुभूति, भावानुभूति और सौंदर्यानुभूति। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की तरफ। तो चलिए 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? सभी शब्द अशुद्ध है। अत्यधिक, कवियत्री, रचयिता और श्रीमती, अंतर्गत, दुरावस्था, अनाधिकार और शमशान, न्योछावर, गुरु, त्योहार और नुपुर, षड्यंत्र, सरोजनी, तपस्विनी और ठाकुरायन। तो बताओ भाई, सारे के सारे शब्द आपको अशुद्ध 21वें प्रश्न में कौन से विकल्प में लग रहे हैं? 21वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। अगर हम देखें पहले विकल्प को तो अत्यधिक अशुद्ध है। कवियत्री होता है, अशुद्ध है। रचयिता बिल्कुल शुद्ध है, ये आपका आंसर नहीं होगा, इसको आप हटा दो। षड्यंत्र अशुद्ध है। सरोजनी, यहाँ पर जो है तपस्विनी, ये शुद्ध हो गया, तो ये भी आप हटा दो। न्योछावर, गुरु, त्योहार और नुपुर, नुपुर शुद्ध हो गया, ये भी हटा दो। मतलब दूसरा विकल्प जो है इसके सभी शब्द कैसे हैं? अशुद्ध है। अंतर्गत साथियों अगर हम देखें तो अंतर्गत इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। या रे की मात्रा जो है वो पे लगेगी। दुरावस्था होता है। अनाधिकार होता है। शमशान में यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से शमशान नहीं लिखा जाता, गलत है ये भी। तो दूसरे विकल्प के चारों ही शब्द अशुद्ध है। तो 21वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। 22वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रारंभिक स्तर पर लेखन में उच्चारण के लिए उपयुक्त होती है तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर रचना हेतु उपयुक्त होती है? प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, अनुकरणात्मक विधि और प्रयोजना विधि। प्रश्न देखिए, प्रश्न सोचिए प्रश्न के बारे में कि भाई कौन सा विकल्प सही हो सकता है। प्रारंभिक स्तर पर तो लेखन में उच्चारण के लिए प्रयुक्त होती है, और माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर रचना हेतु प्रयुक्त होती है। तो कौन सी विधि है साथियों? वो 22वें में सही आंसर है आपके अनुकरणात्मक विधि। किस नाम से जानते हैं उसको? हम अनुकरणात्मक विधि के नाम से उसको जानते हैं। 22वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि प्रारंभिक स्तर पर लेखन में उच्चारण के लिए उपयुक्त होती है, और माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर पर ये रचना हेतु भी इस विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आएंगे। तो 23वां प्रश्न, जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, वाक्य रचना की दृष्टि से है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या विधानवाचक वाक्य है? देखो, जो से वाक्य आरंभ हो रहा है, जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, मतलब ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित है साथियों। तो ये सरल तो नहीं हो सकता, विधानवाचक भी इसको नहीं कहेंगे। ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये एक मिश्र वाक्य का। तीसरा विकल्प सही है,
कोई भी वाक्य यदि जो से आरंभ होता है तो वो हमेशा मिश्र वाक्य के अंतर्गत ही आता है। थर्ड विकल्प भी आपके 23वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। 24वां प्रश्न देखेंगे। अच्छा, एक बात और बता दूं, इसके पहले के हिंदी के सभी टेस्ट आपको वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे। आपको 100 टेस्ट यहाँ पर मिल रहे हैं साथियों, 100 टेस्ट समझिए आप। साइकोलॉजी के 100 टेस्ट, टीचिंग मेथड के 100 टेस्ट, राजस्थान जीके के 100 क्लासे और उसके बाद में 100 टेस्ट भी आएंगे अब तो। और उसी के साथ में आपको जो गणित है उसका संपूर्ण निःशुल्क कोर्स मिल रहा है। आपको पीडीएफ लेने के लिए हमारे जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी निःशुल्क मिल जाएगी। तो चलिए 24वां प्रश्न देखेंगे। अनुलेखन का अभ्यास कराया जाता है सुलेख की आदत डालने हेतु, शुद्ध उच्चारण हेतु, अवबोध हेतु और इनमें से सभी। 24वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? अनुलेखन लिख रहे हैं तो उच्चारण नहीं होगा, दूसरा विकल्प गलत है तो चौथा भी गलत है। साथियों, अनुलेखन का अभ्यास इसलिए कराया जाता है ताकि बच्चों में सुलेख की आदत डल सके, इसलिए विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 24 में। 30 प्रश्न होने के बाद में आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने प्रश्न सही हुए, और किसी प्रश्न में अगर मानवीय स्वभाव के कारण कोई त्रुटि आपको नजर आती है तो निश्चित रूप से उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा साथियों। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 25 क्या है। मिट्टी को खोदने के यंत्र को राजस्थानी भाषा में कहा जाता है कुदाली, दावना, चड़स और जावनी। तो 25वें प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा? देखो, मिट्टी को खोदने के यंत्र को जिससे मिट्टी को खोदा जाता है, जिसके द्वारा, उसको क्या कहेंगे साथियों? उसको कहा जाता है कुदाली। क्या कहा जाता है? कुदाली उसको कहा जाता है। 25वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। तो चलिए 26वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 26 है, शिक्षण में इकाई संप्रत्यय किसकी देन है? V.S. ब्लूम की, जॉन ड्यूवी की, H.C. मॉरिसन की और J.F. हर्बर्ट की। आपको बताना है 26वें प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा। शिक्षण में इकाई संप्रत्यय किसकी देन है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। देखो, जॉन ड्यूवी और ब्लूम ने इकाई संप्रत्यय नहीं दिया था, बल्कि इकाई संप्रत्यय H.C. मॉरिसन की देन है, जिनका पूरा नाम है हेनरी क्लेव मॉरिसन। इनकी देन मानी जाती है, इकाई योजना के ये जनक भी है साथियों। अतः तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 26 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। तो 27वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 27 है, इनमें से कौन सा मुहावरा सही है? कान का पक्का होना, कठपुतली की तरह दौड़ाना, चुल्लू भर पानी में तैर जाना और चिकना घड़ा होना। तो देखो, कान का पक्का होना नहीं होता है, कान का कच्चा होना होता है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। चुल्लू भर पानी में तैर जाना नहीं होता है, चुल्लू भर पानी में डूब जाना होता है। तो ये भी गलत हो गया। कठपुतली की तरह दौड़ाना नहीं होता है, कठपुतली की तरह नचाना होता है। तो ये भी गलत हो गया। अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही मुहावरे गलत हैं। ओनली चौथा जो मुहावरा है, चिकना गड़ा होना, मतलब अत्यंत बेशर्म। साथियों, चौथा विकल्प आपके बिल्कुल सही है, ये मुहावरा एकदम सटीक है। तो 27वें प्रश्न में फिर आपका कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर। तो 28वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 28वां प्रश्न है, आगमन प्रणाली के रूप में प्रयोग प्रणाली के अंतर्गत व्याकरण में पढ़ाते समय छात्रों को पहले सूत्र रटवाए जाते हैं, छात्रों को व्याकरण की पुस्तकें दी जाती है, छात्रों को सिद्धांत बताए जाते हैं और छात्रों को पहले उदाहरण बताए जाते हैं। तो आगमन प्रणाली के रूप में आप क्या करवा रहे हो बच्चों से? प्रयोग प्रणाली करवा रहे हो। तो प्रयोग प्रणाली में कभी भी सूत्र नहीं रटवाए जाते हैं साथियों, ना ही इसमें पुस्तकें दी जाती है, ना ही सिद्धांत बताए जाते हैं। ये तो सूत्र या निगमन प्रणाली में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सूत्र या निगमन प्रणाली में ये चीजें होती है। आगमन में तो पहले छात्रों को उदाहरण बताए जाते हैं और फिर छात्र उन उदाहरणों के माध्यम से नियम या निष्कर्ष निकालते हैं। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 28 में सही है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट आज के इस टेस्ट का सेकंड 29वां प्रश्न है, अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या यण संधि है? देखो, अत्यधिक शब्द को अगर हम देखें तो इस शब्द का निर्माण हुआ है अति प्लस अधिक से। किससे हुआ है? अति प्लस अधिक से हुआ है। या ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है, और जहां पर ई के बाद में असमान स्वर आता है साथियों, वहां पर यण संधि होती है। तो यहाँ पर यण संधि आपका जो चौथा विकल्प है 29वें प्रश्न में, यही सही उत्तर होगा 29वें प्रश्न का।
नेक्स्ट आज का अंतिम और तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा साथियों। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके हमें मोटिवेट जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं आज का अंतिम और तीसरा प्रश्न। साथियों तीसरा और अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सी सामग्री हिंदी शिक्षण में प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आती है? चार्ट, अबेकस, चित्र और OHP। देखो यहाँ पर चार्ट एक दृश्य सामग्री है, अबेकस दृश्य सामग्री है, चित्र दृश्य सामग्री है और OHP भी दृश्य सामग्री है। चारों ही दृश्य सामग्री है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है प्रक्षेपित सामग्री। तो साथियों चार्ट, चित्र और अबेकस प्रक्षेपित नहीं, अप्रक्षेपित सामग्री है। और जो OHP जिसको हम कहते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये एक प्रक्षेपित सामग्री है साथियों। अतः चौथा विकल्प आपके तीसरे प्रश्न में सही है। ये आपको एंड स्क्रीन ये में ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है, यहाँ टच करके सारे वीडियो आप देख सकते हो हिंदी के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।